जी नाज़रीन खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जो मैं जिक्र कर रही थी, पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर बिलावल हाउस के मीडिया इंचार्ज सरदार नज़ाकत साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सर आपको खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप खैरियत से? सर, इस 4 हफ्तों में सॉरी 4 दिन से मुसलसल आतिशबाजी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने क्या हिकमत अमली तैयार की, किस तरह से इनकी इंक्वायरीज चल रही हैं? देखें, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम खुद भी इस चीज़ को एनालाइज कर रही है सिंध गवर्नमेंट, और बिलखुसूस जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं मुर्तज़ा वाब साहब और सीएम साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये क्या वजूहत हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर डेली बेसिस पे कराची में आग लग रही है और एक्सक्यूज़ मी, बहुत सारी मार्केट्स जली हैं। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ कराची में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह आपको मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि अगर डेलिबरेटली किसी जगह पे अगर कोई आग लगी है तो उसकी सारी भी इंक्वायरी सीएम साहब ने इनिशिएट की है और मुर्तज़ा वाब साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन सर, ये 4 हफ्ते से कांस्टेंट इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। चले एक मार्केट के साथ होता तो समझ आता, फिर दूसरी मार्केट, उसके अगले ही दिन फिर एक दो हफ्ते की गैप से तीसरी मार्केट, चौथी, फिर अभी जो ब्रिज के नीचे जो आग लगी है वो भी आपके सामने सारा जो देखें मामला है। ये और आज सुनने में आ रहा है कि जो सदर की मार्केट है वहां पे फिर से आग लगने के जो है देखें इत्तला ये मिली हम है। सब के लिए शॉकिंग और बड़ा सरप्राइजिंग है कि इस तरह की सिचुएशन कराची शहर के अंदर हो रही है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है और इसमें जो अगर कोई छुपे हुए हाथ हैं तो उसको इंशाल्लाह हम लोगों को सामने लेके आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ की हम अगर किसी तरह की कोई हुकूमती साइड पे कोई नेग्लिजेंसी है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। और जो लोग अगर शरपसंद अनासिर कोई इसमें मुलविस है तो इसमें सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलके उसको उनको उन जो करेक्टर्स हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाएँ। और मैं समझता हूँ कि इसमें इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। ठीक है सर, महकमा फायर ब्रिगेड जो है उसमें सियासी भर्तियां की जा रही हैं। जो गोश्त मुलाजिम है उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? देखिए, गोश्त मुलाजमीन तो आपको पता है कि पिछले जो हमारे जो परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट के दौरान जिस तरह लोगों को यहाँ पे गोश्त मुलाजमीन आपको यहाँ बैठ के कराची में लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती थी और कोई साउथ अफ्रीका और कोई दुबई और कोई लंदन में बैठ के सैलरीज भी लेते थे और ये सारी चीज़ें थी। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारे गोश्त मुलाजमीन का ख़ात्मा भी किया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद जो भी फायर ब्रिगेड के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई भी भर्तियाँ होंगी या कोई एम्प्लॉयमेंट होगी तो उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। सीएम सिंध खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि तमाम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखा जाए। और थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा हुआ है, जो मुख्तलिफ इदारों से हम लोग के ज़रिए लोगों के टेस्ट इंटरव्यू कर रहे हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरिट की बुनियाद के ऊपर सारी चीज़ें होंगी। ठीक है सर, फायर ब्रिगेड फायर टेंडर्स मौके पे पहुंच तो जाते हैं लेकिन उनके पास आलात नहीं होते। देखिए ये ऐसी चीज़ नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि किसी तरह की भी कोई भी अगर नेग्लिजेंसी होती है सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से उसको मॉनिटर कर रही होती है। और ये जो वाक़यात हुए हैं इसमें मेरे ख्याल में टाइमिंग्स का कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल में जो सदर में आग लगी पिछले दिनों में उसमें 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे फायर टेंडर जो गाड़ियाँ थी हमारी वो सारी पहुँच गई थी। और बाकी भी चीज़ जो बाकी सर लेकिन कराची के मेरे ख्याल मुख्तलिफ से आपने एरियाज से ताजुओं के लोग बयानात सुने नहीं है। बोले 2 घंटे तक कांस्टेंट हम नहीं नहीं कांटेक्ट ऐसी करते बात नहीं है। रहे मैं आपको लेकिन बताऊं वहां कि पे नहीं, कोई फायर दो दो टेंडर्स नहीं गाड़ियां मैं पहुंचा आपको मौके बिल्कुल पे। पूरी पूरी बात बता रहा हूं। दो गाड़ियां जो सदर के इलाके में मौजूद थी वो 10 मिनट के अंदर पहुंची हैं। बाकी आधे घंटे के अंदर सारी जो शहर की ज़ाहिर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे गाड़ियां हैं, जैसे गवर्नर हाउस में भी हैं, सीएम हाउस में भी दो दो गाड़ियां मेरे ख्याल में। और मुख्तलिफ जो कोरंगी ट्रेड एसोसिएशन वालों के पास दो गाड़ियां हैं, इसी तरह साइड एसोसिएशन वालों के पास दो गाड़ियां हैं। और जो मुख्तलिफ शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर गाड़ियां खड़ी होती हैं, उनको आने में ज़ाहिर है डेफिनेटली 20-25 मिनट लगते हैं। लेकिन दो गाड़ियां जो सदर में अवेलेबल थी वो 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ
वहाँ पे मौके पे पहुँच गई सर थी? आपकी बात ठीक है, वो मौके पे पहुंची लेकिन उनके पास पानी की कमी थी, फिर वो वापस गई है, दूसरी गाड़ी को आने में तकरीबन 20 से 25 मिनट देखिए, लगे। इस तरह के जो इंसिडेंट न कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेग्लिजेंसी भी होती है, कोताही भी होती है, लेकिन मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि ये जितने वाक़यात हुए उसके बाद सिंध हुकूमत पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब उसको राउंड द क्लॉक इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट उसको, अगर फायर ब्रिगेड का कोई किसी तरह से कोई अगर नेग्लिजेंसी है या उनको उनकी कोताही है तो उसके ऊपर भी इंक्वायरी होगी, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर रही है और ख़ुद सीएम साहब इसके ऊपर। और आप खुद सोचें कि सिंध गवर्नमेंट कैसे इस चीज़ को टॉलरेट कर सकती है कि एक सूबे के बड़े शहर के अंदर अगर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और फिर कॉन्स्टेंटली इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो उसको सिंध गवर्नमेंट किसी सूरत में टॉलरेट नहीं करेगी। और इस पे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इनिशिएटिव लिया है, और सीएम साहब ने हमने खुफिया तौर पे भी टीमें बनाई हैं, और सारी चीज़ें इंशाल्लाह सबके सामने आ जाएंगी, सर मीडिया ये को चेक ब्रीफ एंड किया बैलेंस जाएगा क्यों इस नहीं सब। किया जाते, जिस सिक्योरिटी फायर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम जो होता है वहाँ पे, वो सब चीज़ें क्यों नहीं, मार्केट के चेक एंड बैलेंस आप लोगों ने क्यों कोई कमेटी नहीं बनाई हुई है जो वहाँ पे आके चेक करें, मतलब इस तरह के एक पैर दर पे वाकयात हुए जा रहे हैं, तो ये अब आगे भी खुदा न खास्ता इस तरह के कोई वाकयात हो सकते, तो आपने कम से कम इसकी कोई सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पे फायर अलार्मिंग सिस्टम जो है उसको तो कम से कम चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट से, आज की नहीं है कई सालों की मार्केट जी से, जी यहाँ पे बिल्कुल। सबसे ज्यादा जो एक है। तो एक तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हालात में ऐसे जिस तरह हमारी मार्केट्स बनी हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई टाउन प्लानिंग बाकायदा हुई नहीं है, उसका अच्छे तरीके से जिस तरह पूरी दुनिया में मार्केट बनाने का जो बिल्डिंग्स बनाने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अनफॉर्चुनेटली पूरी नहीं हो सकी। ये तो मेरे ख्याल में 40 साल 50 साल पुरानी मार्केटें हैं, और इसमें भी सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा जो इनिशिएटिव लेना चाहिए, मैं समझता हूँ कि कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको खुद इन चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए कि हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं या जो शॉप बना रहे हैं या जो मार्केट बना रहे हैं उसमें इस ये सारी रिक्वायरमेंट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है उसको होना चाहिए। अच्छा, इसमें ना कि सिर्फ गवर्नमेंट की बल्कि सब पूरे शहरियों की सेफ साइड भी है, और जो खुद बिजनेस कर रहे होते हैं वहाँ पे उनके बिजनेस के लिए और उनकी अपनी जो कीमती जानें होती हैं उसके लिए ज़रूरी है कि इनको रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाए। इसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा है, गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है चेक एंड बैलेंस कर सकती है, उसको चेक कर सकती है, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि इन जितने भी इंसिडेंट हुए इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट इनको कंपनसेट भी करेगी और इनको फैसिलिटेट भी करेगी। पहले भी सिंध गवर्नमेंट में किस तरह माजी से के अंदर जिस तरह कंपनसेट से करेगी, फैसिलिटेट किस तरह से देखें, करेगी? जाहिर क्योंकि है आपने बोला खुशकिस्मती की बात यह है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान तो हुआ है, तो जी वो बिल्कुल। एक इसमें तरह से इसमें उनके दिमाग तो मफलूज हो जी चुके हैं, वो इसमें इसमें उनकी सारी जिंदगी का सरमाया कितने लोगों ने क्रेडिट पे वहां पे, आपने खुद भी जिसमें सुना होगा, इसमें मैं आपको अपना सामान डाला हुआ था। एक चीज बता दूं, जो जहाँ पे भी आग लगी है चाहे सदर में या जिस एरिया में भी लगी है, उस इलाके की जो मार्केट कमेटी के लोग हैं वो सारे हमारी गवर्नमेंट के लोगों के साथ राब्ते में, डीसी साहब और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब और जितने हमारे सूबाई वजीर जो मेहनत और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, सीएम साहब के साथ वो सारी मीटिंग्स हो रही हैं। और इंशाल्लाह आपको याद होगा कि माजी के अंदर भी जिस तरह बोल्टन मार्केट में आग लगी थी उसमें भी सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था, और हम सिंध गवर्नमेंट किसी भी सूरत में अपने शहरियों को ताना नहीं छोड़ेगी, अपनी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, क्योंकि ये बेसिकली रीढ़ की हड्डी है पूरे पाकिस्तान के अंदर। जो हमारा कराची से आपको पता है 68% रेवेन्यू जनरेट होता है जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है, और फिर एक बहुत बड़ा हमें सेटबैक है हमारे लिए कि जिस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, और इसमें पूरी तरह से हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी उसमें रोल अदा कर रही हैं, और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें टाइम के साथ जो शहर पसंद अनासर अगर इसमें मुलविस हैं तो उनको पूरी तरह से बेनकाब किया सर जाएगा। मुत्तहदा का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने मुतासरीन के सरों पे हाथ नहीं रखा। देखिए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो आपको पता है माजी के अंदर तो ये तो इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन माजी में जिस तरह मुत्तहदा का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह उन्होंने इस शहर को तबाह व बर्बाद किया है,
मैं ये समझता हूँ कि मैं किसी पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उन बेचारों को पता कुछ नहीं है, क्योंकि वो इतना, उनका साइज इतना छोटा कर दिया गया है कि उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। क्योंकि पहले तो आपको याद होगा कि एक नामालूम लोग इलेक्शन करवाते थे और ये 2-2 लाख 1.5-1.5 लाख वोट लेके ये आ जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात को मैं इसलिए इतना वैल्यू नहीं कर रहा कि उनका लोगों से कोई राब्ता नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ज़ाहिर है हमारी अपनी जितनी एसोसिएशन हैं, चाहे कोविड का इशू हो या जितने इस तरह के इंसिडेंट है, वो अपने शहरियों के साथ, अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ, बिजनेस की जितनी अंजुमन है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ राउंड द क्लॉक हम राब्ते में रहते हैं। और हमारे जो टॉप टू बॉटम लीडरशिप है वो अपने इन मार्केट के जो एसोसिएशन हैं उनके साथ हम राब्ते में। मेरे ख्याल में इनके पास नॉलेज नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट ये पास कर देते हैं। ठीक है सर, वजीर आजम के ऐलान करदा फायर ब्रिगेड्स, फायर टेंडर्स जो है वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं शहर में? देखें, वज़ीर आज़म साहब ने जो फायर ब्रिगेड कराची को दिए थे वो पूरे शहर के अंदर, मैंने आपको जिस तरह आपको बताया कि मुख्तलिफ एसोसिएशंस के पास उसके 2-2 3-3 फायर टेंडर्स हमारे मौजूद हैं। जिस तरह काटी वालों के पास मौजूद हैं, इसी तरह ट्रेड जो हमारे जितने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों के पास हैं, इसी तरह साइड एसोसिएशन वालों के पास हैं। और सारे जितनी एसोसिएशन हैं, जितनी मार्केट्स हैं, या जितने हमारे जो फायर फाइटर्स हैं या फायर ब्रिगेड के ऑफिसेज हैं उनके अंदर मौजूद हैं। और पूरा प्लान करके, इसी तरह गवर्नर उसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पूरा प्लान करके उसको, जितनी गाड़ियाँ थी पहले भी हमारे पास थी और बाकी जो वफाकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ये गाड़ियाँ दी थी, वो सारी प्लान करके पूरे शहर के अंदर उनको वो हैं और वो काम कर रही हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह के इंसिडेंट हुए और इससे हम इंशाल्लाह और भी सबक सीखेंगे और बहुत बेहतर तरीके से हम इंशाल्लाह काम करेंगे। सर, ये जो फायर ब्रिगेड्स की जो गाड़ियाँ दी गई थी वज़ीर आज़म खान साहब ने जो दी थी, वो जदीद गाड़ियाँ, तो उनको चलाने का अमला यहाँ पर है? क्योंकि मेरे इल्म में जो बात आई है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनमें मट्टी लग रही है, जंग लग रहा है, लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं आ रही हैं। मेरे ख्याल में आपके पास ये मालूमात गलत है, अच्छा उसको सर, खुद वो जो फैक्ट्री का सुन वाकया लेना। होता है उसमें क्यों ना नहीं कि पहुंचती थी सिर्फ गाड़ियाँ? उसमें सिंध गवर्नमेंट, बल्कि उसमें गवर्नर साहब भी ज़ाहिर है उस सारे सिनेरियो में, उस सारे काम में इन्वॉल्व थे, उनको सारी चीज़ों का पता है। वो लोग भी इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। और ये हो नहीं सकता कि ज़ाहिर है इतनी अच्छी गाड़ियाँ हैं हमारे पास और हम उसको किसी तरह से ज़ाया हों। कोई एक आध गाड़ी का मैं नहीं कह सकता किसी तरह से कोई हो, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक सारी गाड़ियां काम कर रही हैं और सारे पॉइंट्स पे सारी गाड़ियां खड़ी हैं। अगर आप इस पे कोई विजिट रखना चाहती हैं तो हम आपको पूरी तरह से फैसिलिटेट करने के लिए ठीक तैयार है हैं। जी, पीटीआई से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अदील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। अदील, आप खैरियत से? अदील, देखा आपने ये गुज़िश्ता 4 हफ्तों से जो आतिज़दगी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, इस पर पीपल्स पार्टी भी इंक्वायरी कर रही है। क्या आपको लगता है कि ताजरों को इंसाफ मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स सामने आ रहे हैं फायर के, और मुतवातिर आ रहे हैं। और इसके पीछे जो वजूहात हैं वो ऑब्वियसली बिल्कुल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उन वजूहात तक हमें जाना चाहिए, अगर हम इस तरह के वाक़यात को आगे प्रिवेंट करना चाहते हैं। ठीक है। और हर फायर इंसिडेंट की अलग वजूहात सामने आती हैं। कहीं पर जो है वो शॉर्ट सर्किट से होती है, तो वहाँ सेफ्टी का, फायर एग्जिट्स का, फायर फाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम ना होने की वजह से तो वो आग बढ़ जाती है, और उसकी वजह से जो है वो काफ़ी नुकसान, जिस तरह हमने देखा कि सदर के जो ताजर हैं, कोऑपरेटिव मार्केट कह लें, जो दूसरी उनके सामने जो बिल्डिंग उसमें लगी आग, मेहरान टाउन का वाक़या देख लें फायर इंसिडेंट का। तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सिंध गवर्नमेंट को करवाना चाहिए, और जो भी वजूहात हैं, जो भी रिपोर्ट इसकी आती है उसको पब्लिक करें, और उस उन वजूहात को, उन रीज़न्स को ख़त्म करने के लिए कोशिशें हुकूमत की नज़र आनी चाहिए लोगों को, ताकि कम अज़ कम जो इस वाक़े से मुतासिर लोग हैं उनको ये तसल्ली हो कि हुकूमत उनके साथ है। अगर हम इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करें और आइंदा के लिए इसको प्रिवेंट ना करने की कोशिश कोई ना करें, तो मेरे ख़्याल से जो विक्टिम्स होते हैं, जो वो होते हैं, वो बड़े इससे अफेक्ट होते हैं कि हुकूमत जो है वो उनके साथ खड़ी ही नहीं है।
दूसरा जो जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है, हर दफ़ा और हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी होती है कि किसी न किसी सूरत में उनको कंपनसेशन जो है वो देना चाहिए, चाहे वो हमारा कारोबारी तबका हो, चाहे वो हमारी लेबर क्लास हो। जिस तरह फायर इंसिडेंट में लेबर हमारी मुतासर होती है, तो मेरे ख्याल से उसकी भी प्रॉपर जो है वो उन केसेस को भी परसू करना ज़रूरी है कि माजी के जो फायर इंसिडेंट्स हुए उसमें क्या विक्टिम्स को कंपनसेट किया गया या नहीं किया गया, और अभी जो हुए उनको किस तरह से कंपनसेट किया जाना चाहिए, और आइंदा के लिए लायामल ऐसा बनाया जाए कि कोई विक्टिम बगैर कंपनसेशन के ना रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें फायर ब्रिगेड की कारकर्दगी मायूस कर रही है। देखिए, हमारा ओवर द ईयर्स हर इदारे की जो है वो एक डिग्रेडेशन हुई है, और हमारे इदारे जो हैं वो ज़िबो हाली का शिकार हुए। उसमें जो फायर ब्रिगेड का केएमसी के अंडर जो फायर ब्रिगेड का इदारा है वो भी आपके सामने है कि उनकी भी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनके रिसोर्सेज वो आप देखें तो ना होने के बराबर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में कोई फायर ब्रिगेड की बेहतर गाड़ी नहीं थी, तो जब केएमसी की तरफ से ये रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को गई, तो प्राइम मिनिस्टर ने 52 स्टेट ऑफ द आर्ट फायर टेंडर्स जो हैं वो केएमसी महकमे को दिए। जब हम वो फायर टेंडर्स लेकर आए और जब उनकी हवालगी की बारी आई, तो पता चला कि केएमसी डिपार्टमेंट में ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद में फायर टेंडर्स को जो है वो चला सकें, उनको मेंटेन कर सकें। उनकी जो उसमें लवाजमात हैं, जो फोम आता है उसका, जो फायर फाइटिंग केमिकल्स आते हैं, वो जो उनके ड्राइवर्स हैं, इस तरह की कोई उनकी कैपेसिटी नहीं थी केएमसी के इदारे की कि उनको चला सके। ठीक है। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने, गवर्नर सिंध साहब ने जो कराची के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं, उनके साथ मिल के जो है वो एग्रीमेंट किया। कुछ उन्होंने केएमसी को दी जितनी थोड़ी बहुत उनकी कैपेसिटी है चलाने की, कुछ उन्होंने फिर ट्रेड यूनियंस को दिए, जो कोरंगी काटी है, कोरंगी एसोसिएशन है, साइट एसोसिएशन है, न्यू नॉर्थ कराची जो एसोसिएशन है, चेंबर ऑफ कॉमर्स को दी उन्होंने। फिर जो आपका जो इदारे हैं, एनजीओज़ हैं जैसे कि वो जो कर रहे उनको दिए, फिर रेंजर्स को दिए, मतलब ताकि इन फायर ब्रिगेड्स का सही तौर पे इस्तेमाल हो सके। और मेरे ख्याल से ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर फायर टेंडर्स आने के बाद केएमसी के इदारे में ये सकत नहीं कि वो इन फायर टेंडर्स को प्रॉपर तरीके से चला सकें, तो अब ये वक्त है कि इस केएमसी के डिपार्टमेंट को ओवरऑल किया जाए, इनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस किया जाए। अगर तो ज़रूरत है उसमें फेडरल गवर्नमेंट की कोऑपरेशन की, तो जिस तरह हमने फायर टेंडर्स देकर कोऑपरेट किया, इसी तरह हम मज़ीद भी इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। सिंध गवर्नमेंट अप्रोच करेगी, हम ज़रूर उनके साथ हेल्प करेंगे। ठीक है जी सरदार नज़ाकत साहब। देखें, दिल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, पॉजिटिव बात की। देखें, इस शहर के लार्जर इंटरेस्ट के लिए, इस मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए कम से कम हमें जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको कम करके एक दूसरे के साथ मेरे ख्याल में डिस्कशंस भी होनी चाहिए, और पॉजिटिव एक दूसरे के लिए मैसेजेस भी पास होनी चाहिए। जो इनकी तरफ से पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और जो चीज़ें नेगेटिव होते हैं उसको हम लोग इनको बोलते भी हैं मीडिया के ज़रिए, और इनको इन्फॉर्म भी करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप सारी चीज़ें केएमसी के ऊपर आप बात कर रही हैं, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह इस शहर के ऊपर जिन लोगों का कब्ज़ा था, इसी तरह केएमसी में मेरे ख्याल में उनकी इजाज़त के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। इस चीज़ को अदील साहब भी सेकंड करेंगे कि आज भी मेरे ख्याल में आज तो खैर हालात बेहतर है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, रेंजर्स की, पुलिस की, और हमारी डिफरेंट जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके ऑपरेशन की वजह से आज कराची में मैं और अदील साहब आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त था कि मेरे ख्याल में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कराची में कोई किसी तरह की बात कर सके, और ये केएमसी हो गया या ये जो फायर ब्रिगेड हो गया या कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जितने इदारे थे, इनके ऊपर अमलन एक ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा था, और वो 1 2 3 गिन के पूरे शहर को बंद करवा दिया जाता था। और पूरे मेरे ख्याल में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जिस तरह की तकरीरें हुआ करती थी, वो अदील साहब को भी याद है, मुझे भी याद है, क्योंकि हम भी इसी शहर में पैदा हुए बड़े हुए, हमें सारा पता है कि किस तरह इस शहर को तबाह किया गया है। लेकिन अब वक्त की ज़रूरत ये है कि जो पॉलिटिकल फेसेस हैं, जो बेहतर, जो अपने उनको
अगर कुछ कुछ कोई लोग ऐसे हैं कराची के अंदर कि जो डीवेपनाइज होकर पॉलिटिकल फेस को सामने रख के अगर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं इस शहर के अंदर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी। लेकिन जो दहशतगर्दी इंतहा पसंदी थी उसको किसी तरह से भी हमें चाहे अदील साहब की पार्टी हो या मेरी पार्टी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको किसी तरह से हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरह माजी के अंदर डिक्टेटरों ने यहाँ पे इस शहर के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट किया है, बाकायदा सपोर्ट किया है, ट्रेनिंगें हुई हैं, पूरे लोगों को मारा गया है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल वर्कर्स को मारा गया है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जिस तरह जोरा आपा को कत्ल किया गया था, तहरीक इंसाफ की एक लीडर थी जिसके लिए इमरान खान ने खुद कराची आके कहा था कि जोरा आपा को MQM ने मारा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं कि जो शहर में तबाही की जिम्मेदार थी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को मिल बैठ के, मैं समझता हूँ कि अगर सारी पॉलिटिकल फोर्सेस मिल बैठ के काम करेंगी और मुल्क के और इस शहर के लार्जर इंटरेस्ट के लिए अगर काम करेंगी तो हम बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम पॉइंट स्कोरिंग की तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं बनने वाला और हम अपने शहरियों के लिए कोई रोल अदा नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। अदील साहब, गैस की लोड शेडिंग जो है आपके सामने है, इसी के साथ के इलेक्ट्रिक जो है उसकी भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरी काफ़ी परेशान है। सुबह आने जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे, दफातर जाने वाले जो आम शहरी हैं वो काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर क्या हिकमत अमली तैयार की है? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें, बल्कि ये एक ही अम्ब्रेला में आती है एनर्जी सेक्टर में। और पाकिस्तान का, अगर आपकी इजाज़त हो और कुछ वक्त हो तो 2-3 मिनट मैं ज़रा इसको देना चाहूँगा। पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा तबाह हाल हुआ है और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट पे और पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के, वो इस सेक्टर से मुंसलिक है। ठीक है। मिसाल के तौर पर दो चीज़ें हैं जिससे इंडस्ट्री चलती है। एक आपका बिजली चलती है, गैस जो फ्यूल है आपका उससे चलती है, और दूसरा नॉर्मल भी जो है वो पाकिस्तान के जो शहरी हैं, बाशिंदे हैं, उनको भी, वो भी इससे डायरेक्टली लिंक्ड हैं, उनकी भी ज़रूरत है। ये हमारा ओवर द ईयर्स हुआ ये कि हमने इस सेक्टर पे तवज्जो नहीं दी और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि गैस की दौलत से भी मालामाल हो सकता है, जो कि पन बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी भी एक बेइंतहा पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान में जो है वो कोयला जिसे कहें आप, वो फ्यूल के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वो उससे पाकिस्तान मालामाल है। तो कुदरती वसाइल के मालामाल होने के बावजूद पाकिस्तान ने इस पर तवज्जो नहीं दी और नतीजा ये निकला है कि हमारा जो आज गैस जो इस मुल्क में डिक्लाइन रेट है गैस का, दैट इज़ 9 to 10% एनवली। और अगले 10 सालों में पाकिस्तान में से जो गैस है, जो एग्जिस्टिंग ज़खायर हैं, ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। जो हमारा आज का 13-14 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट बिल है, ये अगर हम 5% ग्रोथ रेट लगाएं तो हमारा ये जो इंपोर्ट बिल है ये आइंदा 10 सालों में कोई 40 बिलियन डॉलर पे पहुंच सकता है। सही। और फिर जो हम बाहर से लेते हैं, चाहे वो हम LNG लें, चाहे वो हम ऑयल लें, चाहे हम वो दीगर कोई गैस लें, उसकी जो इंटरनेशनल प्राइसेस होती हैं, हम उस पर टोटली डिपेंडेंट है। फिर अगर इंटरनेशनली वो प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो हमारे मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। तो ये हमारे मुल्क के लिए बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, जो कि पिछले, ये सिर्फ ये 1-2 साल की तबाही से नहीं होता, ये ओवर द ईयर्स डेकेड्स की तबाही से हुआ है। मिसाल के तौर पर हमारी जो बिजली पैदा करने के लिए हमने पिछले 50-60 साल डैम नहीं बनाए। लास्ट जो डैम बना मेरे ख्याल से 60s में बना, उसके बाद कोई डैम पाकिस्तान में नहीं बने। ये हमारी जो गवर्नमेंट आई है, हमने अभी 10 से ज़ायद बड़े डैम्स पे काम शुरू किया हुआ है और चल रहा है काम, ऐसा नहीं है किसी एक प्रोजेक्ट पे कहीं रुका हुआ हो काम। ठीक है। तो डैम से ये होता है कि एनर्जी मिक्स हमारा, वो चूँकि बिजली सस्ती पैदा होती है तो हमारा एनर्जी मिक्स से ओवरऑल एनर्जी के रेट्स जो है वो नीचे आते हैं। पिछले 50-60 साल से डैम्स नहीं बने। फिर जो हमारे इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन जो प्लांट्स लगे पाकिस्तान में बिजली घर के, तो उनके जो मुआहदे हुए डॉलर टर्म्स में, उनके जो मुआहदे हुए लॉन्ग टर्म महंगे मुआहदे, और फिर उसके जो उसमें जो ये शिकें डाली गई कि चाहे पाकिस्तान वो बिजली ख़रीदे या ना ख़रीदे, चाहे पाकिस्तान वो इस्तेमाल करे या ना करे, जितनी बिजली वो पैदा करेंगे उतनी पेमेंट पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। अच्छा। उसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारी ज़रूरत है,
जो हमारी ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी है बिजली को ट्रांसमिट करने की, वो हमारी 17-18 हज़ार या 20 हज़ार मेगावाट है, और जो हम पैदा कर रहे हैं 35 हज़ार मेगावाट पैदा कर रहे हैं। तो जो एडिशनल बिजली हम पैदा कर रहे हैं उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल होती है तो वो जो हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो गर्दिशी कर्ज है, यानी सर्कुलर डेट्स की सूरत में हमारे मुल्क के ख़जाने के ऊपर एक बोझ बनता जा रहा है। तो इसने अल्टीमेटली क्या होना है, बैंकरप्ट होना है। अगर इस चीज़ को ठीक ना किया जाए तो हमने बैंकरप्सी की तरफ जाना है। इसलिए जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने वो मुआहदे रीनेगोशिएट करने की कोशिश की है जहाँ जहाँ हम रीनेगोशिएट कर सकते हैं। जहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज आ जाती हैं, इंटरनेशनल लिटिगेशंस आती हैं, वहाँ पे अगर हम अपने उन पुराने मुआहदों से हटें जो माजी की हुकूमतों ने किए हैं, तो हमें रेकोडिक की तरह फ़ाइन हो सकता है, हमें कारके की तरह फ़ाइन हो सकता है। तो हमने अपनी पूरी कोशिश करके उन मुआहदों को रीनेगोशिएट किया है। वो जो LNG गैस जो महंगे मुआहदे हुए थे उनको कम करने की कोशिश की, IPPs के साथ रिवाइज़ किया कि डॉलर की जगह हम रुपयों में करेंगे आपसे, आप एडिशनल। फिर जो ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी नहीं थी इस मुल्क में, हमारी गवर्नमेंट ने वो उस पर काम करना शुरू किया, और कराची को जो एडिशनल 500 मेगावाट बिजली अभी फेडरल गवर्नमेंट ने दी है कि इलेक्ट्रिक को, वो उसी वक्त मुमकिन हुई है जब हमने ट्रांसमिशन लाइंस नेशनल ग्रिड की कराची तक पहुंचाई। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है इस एनर्जी सेक्टर की, और यही हाल गैस का भी है। गैस की जो कंपनीज हैं उसके अंदर जो हमारी मैनेजमेंट की क्राइसिस है ड्यू टू पॉलिटिकल जो भर्तियां हुई माजी में, इनकॉम्पिटेंसी का लेवल जो बढ़ा है, जो लीकेजेस हैं, पिलफ्रिजेस हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें आपकी गैस की लाइन एक है जिससे इंडस्ट्री को भी गैस जानी है और रेजिडेंशियल एरियाज़ को भी गैस जानी है। अब इंडस्ट्री का प्रेशर अलग होता है, रेजिडेंशियल एरियाज़ का प्रेशर अलग होता है। आप इंडस्ट्री के प्रेशर पे देंगे तो लीकेजेस बढ़ेंगी आपकी रेजिडेंशियल में, रेजिडेंशियल के प्रेशर पे देंगे तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती। तो इसको ओवरऑल करने के लिए अब गवर्नमेंट ये कर रही है कि इंडस्ट्रियल लाइन्स जो हैं उसको सेपरेट कर रही हैं, रेजिडेंशियल लाइन्स को सेपरेट कर रही हैं। 40-50 साल पुरानी जो लाइन्स थी वो उसकी रिहेबिलिटेशन पे अभी काम शुरू किया है, वो इसको ठीक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये ओवर द ईयर्स जो तबाही हमारे इस सेक्टर में हुई है उसको ठीक करने के लिए हुकूमत अपने तमाम रिसोर्सेज बेरोज़गार लाकर इसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है। बट दिस नॉट अ सिंपल जॉब, ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें वक्त भी लगेगा, और जो माफिया इस सेक्टर में बैठा हुआ है उससे लड़ने के लिए एक जो है वो कांस्टेंट हमें एक जहाद जो है वो रिक्वायर्ड। ठीक है सर, 3.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सरदार नज़ाकत साहब जो बड़ा मुस्करा रहे थे और यूं सर हिला रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि आप क्या कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि हमारे दोस्त जब PTI वाले बैठते हैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर या किसी जगह भी, इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बेचारों को कि इनके पास कोई, अभी जो अदील साहब ने बात की, मेरे ख्याल में 90% पाकिस्तान को इनकी बात की समझ नहीं आई कि ये बात कर क्या रहे हैं। और क्योंकि 90% पाकिस्तान को इस चीज़ से कोई सैरोकार नहीं है कि इनके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या हैं, इनके ये क्या कर रहे हैं, उनको रिलीफ से मतलब है कि देखिए, मैं सुन लेना, मेरी सुन ले। मैं अनफॉर्चुनेट ये है कि जो भी चीज़ होती है, चाहे पाकिस्तान के अंदर, चाहे दवाइयों की कीमत देख लें या कोई भी, आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, जो इन 3.5 सालों में तबाही पाकिस्तान के अंदर आई है, अगर PTI के दोस्तों से कोई सवाल करे तो वो इसका हल यही देंगे कि ये पिछली गवर्नमेंट में था, कि पिछली गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं था। और कोई भी मिसाल के तौर पे एक चीनी की मिसाल ले लें कि चीनी जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो मेरे ख्याल में 52-53 पे पाकिस्तान के अंदर चीनी मिल रही थी, और आज किस रेट पे मिल रही है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना कि इनकी टॉप टू बॉटम लीडरशिप में कोई पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह इन 3.5 सालों के अंदर मुल्क तबाह हुआ है और कोई इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट चलाने की, कोई इनके पास प्लानिंग नहीं है, कोई एक चीज़ मुझे बता दें जिसके अंदर पाकिस्तान में ये रिलीफ दे सके हों। आपको याद होगा कि इनके लीडर इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़ के किस तरह की स्पीचेस किया करते थे। वो बिजली के बिल जलाते थे, वो गैस के बिल जलाते थे, वो कहते थे कि ये ऑयल प्राइसेस में, आज तो ये इंटरनेशनल जो प्राइसेस का इंक्रीज होने का सहारा लेके पाकिस्तान को सेटिस्फाई, पाकिस्तान के लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त याद होगा कि इमरान खान किस तरह की स्टेटमेंट देते थे। आज 180 पे डॉलर ट्रेड कर रहा है। इमरान खान खुद कहते थे कि अगर मुल्क के अंदर $1 बढ़ता है
तो इतना कर्जा चढ़ जाता है। फिर वो कहते थे कि जिस मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोर होता है, डाकू होता है। ये सारी चीज़ें मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई के जो लीडरशिप है और जो हुकूमत है उसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिस तरह इनको मुसल्लत किया गया है, ये लोग किसी तरह से कोई रोल अदा नहीं कर सके। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मुझे बता दें, कराची सक्खर हैदराबाद सक्खर की जो मोटरवे थी वो रुकी हुई है। पूरे पाकिस्तान के अंदर देखें देखें मोटरवेज किस तरह बनी हुई हैं, लेकिन कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दें कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, सवाए इसके मैं 2 दिन 3 दिन पहले इमरान खान साहब की स्पीच सुन रहा था। कम अज कम मुझे इमरान खान साहब की स्पीच की समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब क्या कहना चाहते। जो नया हाउसिंग जो लास्ट उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, नया हाउसिंग स्कीम जो इस्लामाबाद में या किसी जगह पे वो बात कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमें बड़ा सादे तरीके से ये बात करनी चाहिए कि इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है। और पाकिस्तान की तारीख के अंदर जिस तरह की महंगाई हुई है, जिस तरह बेरोज़गारी है, मैं ये समझ रहा हूँ कि आज पीटीआई का नाम लेके कोई ओपन फोरम पे वहाँ पे पब्लिक में जाके कोई प्रोग्राम नहीं कर सकता। आप पब्लिक में पोल करा दें, चाहे लोकल पोल कराएं या इंटरनेशनल पोल कराएं, लोगों से जाके पूछें कि लोग किस तरह पीटीआई की गवर्नमेंट को देखते हैं। जिस तरह गैस का बुरान, जिस तरह एनर्जी का बुरान, कोई पाकिस्तान के देखें। आपको मैं एक बात कंप्लीट, जब इंटरनेशनल ऑयल फ्री मिल रहा था, हाँ। आपको याद होगा कि मेरे ख्याल में 1-1.5 साल पहले पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस 0 पे थी और पाकिस्तान में 3-3 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी। इनकी ये कितने कॉम्पिटेंट हैं इसका हाल ये देख लें। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इन 3 सालों में तबाही फिरी है, मुझ समेत सारे लोग इससे अफेक्ट हुए हैं, चाहे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, कोई ऐसी क्लास नहीं है। इस चीज़ को हो सकता है कि अपने तौर पे अपने घरों में लाजमी डिस्कस कर रहे होंगे हमारे दोस्त के, जिस तरह इन 3 सालों में तबाही फिरी है मुल्क के अंदर और जो हमारे कर्जे बढ़े हैं। ये सर्कुलर डेट की बात कर रहे थे, ये बताएं कि जब ये आए थे सर्कुलर डेट कितना था और आज सर्कुलर डेट कितना है। मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की पढ़ी लिखी और इंटेलेक्चुअल बातें करके पाकिस्तान के लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। लोग गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से मर रहे हैं। और इनकी ये है कि इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट पिछले दिनों मैंने सुनी कि इन 3 सालों में गरीब को सबसे ज्यादा रिलीफ मिला है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस तरह की बातें करके हमें, मेरे ख्याल में बजाय इसके कि टाइम ज़ाया करने के, हमें कोई सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। सर आपने सिंध में क्या सिंध की आवाम को रिलीफ दिया है, आप ये बताएं। देखिए सिंध के लोगों को जो आप जिस सेक्टर में आप पूछना चाहती हैं बताएं, मैं आपको उसी सेक्टर का बता देता हूँ। साहब मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें इन्होंने रेज़ की। एक तो उन्होंने कहा आप एक बड़ा प्रोजेक्ट कोई बता दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। तो मैंने अभी अपने पिछले जवाब में ये अर्ज़ किया था आपसे कि पिछले 50-60 सालों में इस मुल्क ने कोई डैम नहीं बनाया। हम 10 से ज़ायद बड़े डैम्स पे, छोटे डैम्स नहीं, पिछली जो हमारी केपीके की गवर्नमेंट थी ना 5 साल, उसमें हमने 250 से ज़ायद छोटे डैम बनाए जो आपके माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स होते हैं। मोर देन 250 हमने वो डैम्स बनाए थे। अब हम जब फेडरल गवर्नमेंट में हैं तो हम 10 से ज़ायद बड़े डैम्स बना रहे हैं जो लोगों को रिलीफ कब मिलेगा? कोई वो नहीं। आपने बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की, मैं उसकी आप बड़े प्रोजेक्ट हमारा देख लें, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जिस तरह से 14-15% से 3% पे इंटरेस्ट रेट लाकर आम आदमी को हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना घर ले सकें। तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हमारा स्टार प्रोजेक्ट है। हमारा स्टार प्रोजेक्ट है केपीके की 100% आवाम को हमने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स दिए हैं। 100% सालों में कितने घर बने? 100% जो है, देखें आपने अपनी बारी में बात करी है। मैं पूछ रहा सवाल करने देना, बात करने, सवाल तो पूछना, आपके सारे सवालों जवाब दूंगा, बारी बारी दूंगा। आप एक सुन लें अभी। स्टार प्रोजेक्ट 100% पॉपुलेशन को केपीके की हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया। 100% पॉपुलेशन पंजाब की हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मिल रहा है। थरपारकर सिंध के अंदर 100% जो थरपारकर की पॉपुलेशन है, फेडरल गवर्नमेंट ने उनको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिए। हम पूरे सिंध में भी देना चाहते हैं, सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेट करे, 100 बिस्मिल्लाह हम देना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि जो मईशत बैंकरप्सी के दहाने पे खड़ी थी, जहाँ पे हमारे पास एक 20 से 21 अरब डॉलर का खसारा था, वो हमने उस मईशत को ठीक किया, ट्रैक पे लेकर आए। जो इंडस्ट्री ये बंद करके गए थे, ताले लगा कर गए थे, वो टेक्सटाइल सेक्टर हमने फुल कैपेसिटी पे चलाया, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने फुल कैपेसिटी पे चलाया। हमने मुल्क में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंसेंटिवाइज किया। हमने इस मुल्क में जब कोविड आया
तो कोविड को अल्लाह ताला के फजलो करम से और इमरान खान साहब की पॉलिसीज की वजह से हम उस कोविड से सर, ये रिलीफ में निकले। पहुंचे हुए, इनके से उसी क्या रिलीफ मिला है? मैं बता रहा हूँ ना, उसी कोविड के दौरान जब 1200 अरब का रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ तो सिंध की आवाम को 66 अरब रुपए का रिलीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया। 35% जो है वो उस पूरे एहसास प्रोग्राम का पैसा सिंध में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जो आपके 3-3 महीनों के बिजली के गैस के बिल्स जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज के गवर्नमेंट ने माफ किए, सबसे ज्यादा कराची में दिया। क्यों? कराची एक इंडस्ट्रियल शहर है और सिंध का दारुल खिलाफा है। सबसे ज्यादा वो जो रिलीफ है बिलों की मद में वो कराची को मिला। टैक्सेस की मद में जो इंडस्ट्रीज को रिलीफ मिला सबसे ज्यादा कराची को मिला। आपके जो दीगर जो आपके मंसूबे हैं, चाहे वो कामयाब जवान प्रोग्राम हो, 3 अरब से जायद के कर्जे सिंध के नौजवानों को फेडरल गवर्नमेंट ने दिए। तो ये सारे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने किए हैं। जहाँ तक इन्होंने एनर्जी सेक्टर की बात की, ये समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो नहीं समझती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम बहुत समझदार है। अब आज की जो आवाम है पाकिस्तान की, वो ये सारी बातें समझते हैं कि माजी की हुकूमतों ने जो गंद जमा किया हुआ है, जो महंगे मुआहदे किए हुए हैं, जो किक बैक्स के चक्कर में हमारे ऊपर डॉलर टर्म्स में मुआहदे मुसल्लत करके गए और 15-15, 20-20 साल के मुआहदे करके गए, और वो जो भुगत रहे हम उनको हम जो ठीक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, सब ये समझते हैं कि इतना आसान नहीं है इसको ठीक करना, इसमें वक्त भी लगेगा। हमने अगर 500 मेगावाट एडिशनल बिजली के इलेक्ट्रिक को थ्रू नेशनल ग्रिड दी तो उस पे बिलियंस का जो है वो उस पे लागत आती है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है जी। सरदार नज़ार का सब आपका आपके सवाल पास जो वक्त की रिलीफ कमी का है, था वो ये था। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। आपके पास वक्त की कमी है, अदरवाइज मेरे पास और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता पूरा सकता हूं। तरह से प्रोग्राम करेंगे इस पे। आप जो रिलीफ के वाले से बात कर रहे थे वो प्रॉपर आपको पूरा गाइड आप करेंगे। एक टॉपिक सजेस्ट करें, मैं एक बात आप एक टॉपिक सजेस्ट करें, जिस तरह मैं आपको जिस तरह बताऊंगा कि उस पे PTI ने अदील क्या बात कर रहे थे ना, इस तरह तो मुझे लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त इतनी खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा है इनकी बात सुन के। अच्छा, लेकिन आप अपने कैमरामैन से, अपने लोगों से पूछ लें कि वो किस तरह की अच्छा, जिंदगी इन्होंने ठीक एक है और जी, बात सरदार की, नज़ार इन्होंने एक का और सब बात आपका की कि शुक्रिया पब्लिक अदा में जाके इवेंट्स, मैं रोजाना अपने हल्के में मैंने इंटरेक्शंस जो है वो बढ़ाई नहीं, गैर है। का बता दें कि मैं गैर बिल्कुल, हम रोजाना देखते की बुनियाद पे रहते अपने हैं, हल्के में करता टारगेट हूँ देखिए आप। पब्लिक इंटरेक्शन। आपको सरदार साहब को मैं दावत देता हूँ, मेरे साथ आए किसी भी मेरे हल्के की किसी गली में कॉर्नर मीटिंग के लिए, मैं तैयार हूँ। वहाँ की पब्लिक को जमा करेंगे और इंटरेक्शन करते हैं। आए 100 बिस्मिल्लाह। ठीक है जी। अदील, मैं आपका मतलब शुक्रिया अदा लोग करूंगी। बहुत खुशहाल सरदार नज़ार जिंदगी का बसर सब कर आपका रहे मैं हैं। शुक्रिया अदा आपके कहने के करूंगी। उम्मीद मुताबिक करती मैं हूँ करने को नाज़रीन को तैयार आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेजबान नदासिफ को दे इजाजत। मुझे आने वाले मेहमानों को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।